गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.1 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले चैप्टर का मैं सोल्यूशन बता चुका हूं। आप चैनल पर जाएंगे, आपको सारे चैप्टर का सोल्यूशन मिल जाएगा। आज हम देखेंगे 3.1 की सभी प्रश्नों का सोल्यूशन। ठीक है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, सारे प्रश्नों को बहुत ही बेहतर ढंग से हम लोग कवर करने वाले हैं आज की इस क्लास में। ठीक है, एक क्लास संपूर्ण क्वेश्चन। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं कराएंगे और लेकिन चाहेंगे कि वीडियो को जरूर आप शेयर करें। और यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर में, तो नया बैच चालू हो गया है मॉर्निंग में 7:45 से 10वीं क्लास का, और 12th क्लास का मॉर्निंग में 6:30 से। ठीक है, चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग जान लेते हैं कि आखिर दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। ठीक है, तो मैं बता दूं, पहले दो बात आप समझेंगे, चर क्या है और अचर क्या है। ठीक है, दो बात समझेंगे, चर किसको बोलते हैं और अचर किसको बोलते हैं। ठीक है, चर और अचर, दो बात आपको समझना है। चर किसको कहेंगे और अचर किसे कहेंगे। चर का मतलब हो गया कांस्टेंट, अचर का मतलब हो गया कांस्टेंट, और चर का मतलब हो गया वेरिएबल्स। चर यानी जो बदलता रहे, अचर में जो कभी ना बदले। ठीक है, तो चर का परिभाषा यदि आप देंगे तो कहा जा सकता है कि चर यानी वे राशि यानी गणित में उपयोग किए जाने में वे क्वांटिटीज, वे राशि जिसका मान बदलते रहता है, चर कहलाता है। और वह राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, अचर कहलाता है। ठीक है, चलिए तो दोनों का परिभाषा हमें आपको बताना है। परिभाषा पहले जान लें, फिर हम लोग आगे समझेंगे। सबसे पहले क्या है, चर है। ठीक है, इसको आपको जानना है। तो मैंने क्या बताया, वह राशि जिसका मान बदलते रहता है, चर कहलाता है। ठीक है, जिसका मान बदलेगा उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स बोलेंगे, चर बोलेंगे। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल एक्स, वाई और जेड, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। तो एक्स वाई जेड का मान बदलते रहता है। आप देखिएगा, सवाल बनाइएगा तो बहुत ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें एक्स का मान कभी 1 आता है तो कभी 2 आ गया, कभी 3 आ गया, वाई का मान कभी 5 है तो कहीं 6 है, यानी सब चेंज होते रहता है। तो जो बदल रहा है उसको क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। यस ना। ओके, अभी जुड़े हुए हैं साहिल जी। ओके, साहिल प्रताप सिंह। ओके, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम, बहुत बढ़िया। ओके, सुमित जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया सुमित जी। ओके, बस आप लोग के सपोर्ट की जरूरत है। मैं तो आप लोग के लिए बस 100% दिल से समर्पित हूँ। आई एम ओनली फॉर यू, नॉट फॉर अदर। बस आप हमसे जुड़ें, हम आपसे जुड़ें, यही तो रीत है। अब देखते हैं अचर मतलब क्या होगा, कांस्टेंट। अचर को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, देखिए कांस्टेंट कहा जाएगा वह राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, वह राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता है, अचर कहलाता है। क्या कहलाएगा, अचर कहलाता है। याद रहेगा, जिसका मान कभी नहीं बदलेगा उसको अचर बोलेंगे, जिसका मान बदलते रहता है उसको क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखिएगा एग्जाम्पल, एज फॉर एग्जाम्पल लिखा जा सकता है जैसे अंक, कोई भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिखे, जैसे अंक हो गया। ठीक है, ये बटा घटा कुछ भी हो सकता है ना, 3/2 कुछ भी हो सकता है। ये सारे के सारे अंक जितने होते हैं सबको क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। ठीक है, ए बी सी को भी कांस्टेंट ही माना गया है। ठीक है, लेकिन अगर वो चर के स्थान पाए तो चर ही हो रहेगा, लेकिन एबीसी को माना गया है कांस्टेंट, अचर माना गया। ठीक है, अंक रखिए, अंक कभी नहीं बदलता है। जिससे 5 का मान कभी 6 थोड़े हो जाएगा, 10 का मान 15 थोड़े होगा, और √3/2 का मान क्या, √4/3 लिख दीजिएगा, का नहीं लिखेगा।
तो सब कांस्टेंट है, जो नहीं बदलता है उसको कांस्टेंट बोलेंगे। ए बी सी को माना गया, ए बी सी एम जो है, ए बी सी एगो एम है, इसको मान लिया गया है कि अक्षर है, ठीक है, तो मानने के लिए कुछ मान लेंगे, ठीक है। लेकिन यह खाटी अक्षर है, जो कहता है ना खाटी भोजपुरी का नहीं करती, कभी बदलने वाला नहीं। अंक जो है 1 2 3 4 बटा में हो, रूट में हो, माइनस में हो, प्लस में हो, सबको हम क्या बोलेंगे, अक्षर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इत्यादि, यानी और सारे बात आएंगे और सारी चीज आएंगे। और समझ में ना, कहीं दिक्कत हो बोलिएगा, ठीक है। ओके साहिल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजबूरी है कि चश्मा लगाना पड़ा, कोई बात नहीं। देखिए, व्यक्ति को अनुशासन जिस तरह जरूरी है ना, उस तरह अपने शरीर की सेफ्टी भी जरूरी होती है, ठीक है, इसलिए मैंने आज चश्मा लाया। ओके, अब देखिए आपको मैंने क्या बताया, चर बताया और अक्षर बताया। चर का मतलब क्या हुआ, चर यानी जो बदल रहा है, अक्षर में जो नहीं बदल रहा है। चर में क्या बताया, एक्स वाई जेड ए डी सी। अक्षर में क्या बताया, अंक 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, अक्षर है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको पढ़ना है क्या, दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्या पढ़ना है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब देखना है रैखिक का मतलब क्या होता है। रैखिक का मतलब आपको जानना है पहले। रैखिक किसको बोलेंगे, रैखिक किसे बोलेंगे, और समीकरण इसमें लगा दिया है। इसमें क्या लगा दिया है, समीकरण शब्द को जोड़ दिया, रैखिक समीकरण जोड़ दिया। पहले दो चर भी जोड़ा है, तो पहले रैखिक समीकरण जान लें, ठीक है, बाद में चर, दो चर, तीन चर जानेंगे, ठीक है। तो रैखिक समीकरण का मतलब, रैखिक, आप इसके नाम को पढ़िएगा पता चलेगा, रैखिक समीकरण। समीकरण का मतलब एक्स वाई जेड चर और अक्षर को अगर हम क्या करते हैं, धन और ऋण चिन्ह के साथ जोड़ दें, चर और अक्षर को धन और ऋण चिन्ह के साथ जोड़ दें, चाहे गुना कर दें या भाग कर दें, ठीक है, तो उसे बहुपद कहा जाता है, ठीक है। चर और अक्षर के मेल से बना हुआ यानी व्यंजक बहुपद कहलाता है। यानी कहा जाएगा चर और अक्षर राशि को गुना, भाग, जोड़, घटाव चिन्ह के द्वारा लिख दिया जाए। फिर से, चर और अक्षर राशि को गुना, भाग, जोड़, घटाव चिन्ह के द्वारा लिख दिया जाए तो प्राप्त व्यंजक को बहुपद कहा जाता है, ठीक है। लेकिन बहुपद के बराबर में यदि 0 कर दिया जाए तो उसे समीकरण कहा जाता है। बहुपद के बराबर 0 हो तो क्या कहेंगे, समीकरण। देखिए थोड़ा सा जान लीजिए, जैसे x प्लस ए लिख दिए तो ये चर है, अक्षर है, आप बराबर में 0 कर दिए तो ये हो गया समीकरण। खाली x प्लस रखे तो क्या हो गया, बहुपद हो गया। ये तो आपको पता है। बराबर में कुछ ना हो तो इसको क्या करेंगे, बहुपद कहेंगे। आप बराबर में कुछ लिख दे तो क्या हो गया, समीकरण कहेंगे, ठीक है। चलिए फिर से याद कीजिए, बराबर में कुछ रख दें, 0 1 2 3 4 कुछ रख दें तो उसे समीकरण कहेंगे, इक्वेशन। आप बराबर में कुछ भी ना लिखें तो उसे कहेंगे बहुपद कहेंगे, ठीक है। अब देखिए बहुपद समीकरण समझ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ कहता है वैसा समीकरण जो रैखिक हो। रैखिक ये कहता है ना, यानी अगर चर अक्षर राशि कुछ भी हो, ठीक है, बराबर में 0 दिया गया है और उसमें चर का घात अगर 1 है तो उस समीकरण को रैखिक समीकरण कहेंगे। वैसा समीकरण जिसमें चर का महत्तम घात 1 हो रैखिक समीकरण कहलाता है। चलिए इसका परिभाषा भी मैं लिख दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यानी क्या रैखिक समीकरण किसे बोलेंगे, कहेंगे वैसा, क्या लिखेगा, वैसा समीकरण जिसमें चर का महत्तम घात क्या हो, 1 हो, रैखिक समीकरण कहलाता है। चर का घात क्या होगा, 1 होगा तो उसको रैखिक समीकरण कहेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू ए हो सकता है, ये भी रैखिक, पावर 1 है, यहाँ पावर देख रहे हैं क्या है, 1 है। वैसे ही x प्लस 5 इक्वल टू वाई हो सकता है, पावर 1 है, बराबर में रहेगा तो समीकरण होगा, ठीक है। ऐसे ही z प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो जाए, ये भी क्या है, रैखिक समीकरण। पावर सिर्फ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। पावर 1 होगा तो उसको रैखिक समीकरण कहेंगे। अब इसमें शर्त आता है कि नहीं, आपको रैखिक नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो चलिए, तो आपको रैखिक समीकरण समझ में आ गया ना, कि वैसा समीकरण जिसमें चर का महत्तम घात क्या हो, चर का महत्तम घात क्या हो, 1 हो, उसको रैखिक समीकरण कहेंगे। लेकिन आपको हमें क्या जानना है, 2 चर वाला, यानी कहेंगे
दो चर वाला, यानी इसमें क्या करना है, दो को चर डालना है, जैसे एक सॉरी दो चर है और दोनों घात क्या हो, महत्तम घात एक हो, यानी कहेंगे दो चर वाला वैसा समीकरण जिसमें चर का महत्तम घात एक हो, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसको हम लोग जान लें, क्या दिया है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, इसका परिभाषा हम लोग जानेंगे, आपको जानना है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब तो आप रैखिक समीकरण जान गए हैं, लेकिन रैखिक समीकरण में क्या होना चाहिए, दो गो चर होना चाहिए। ठीक है, दो गो चर यानी एक्स वाई हो। जैसे यहाँ आप एक बात समझ पाएंगे, देखिए इसमें क्या है, चर का वो एक्स वाई है, इसमें चर क्या है, एक्स और वाई है, इसमें चर तीन हुआ है, यह दो चर वाला है, यह दो चर वाला है, यह तीन चर वाला है। अगर और एग्जाम्पल मैं दे दूँ 4 नंबर, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, यह एक चर वाला है। ठीक है, ऐसा ही हो जाए एक्स माइनस 3 इक्वल टू 8 हो जाए, ये भी क्या है, एक चर वाला है। ठीक है, एक्स एक चर है, तो हमको चाहिए दो चर वाला, तो दो एक्स और वाई रहेगा, एक्स और वाई, तीन चर वाला भी नहीं चाहिए, एक्स और वाई दो चर वाला चाहिए। तो इसमें हम लोग परिभाषा क्या लिखेंगे, क्वेश्चन क्या था, एक मिनट 1 सेकेंड बैक हम लोग आते हैं। हाँ, हमको चाहिए दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो क्या लिखेंगे, कहेंगे दो चर वाला वैसा रैखिक समीकरण जिसमें चर का घात एक हो। क्या लिखेंगे, दो चर वाला, ऐसे लिख देते हैं, एक सेकेंड लिखिएगा, दो चर वाला, दो चर वाला वैसा समीकरण जिसमें, दो चर वाला वैसा समीकरण जिसमें चर का महत्तम घात एक होता है, दो चर वाला वैसा समीकरण जिसमें चर का महत्तम घात एक होता है। क्या लिखिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण। ओके, अभी जुड़े हैं विवेक कुमार, बहुत बढ़िया विवेक जी। अच्छा है, आप लोग थोड़ा सा विवेक जी वीडियो को शेयर कर लेंगे। और समीर जी भी जुड़ गए, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग समीर जी, गुड इवनिंग। ओके, बहुत बढ़िया। प्रिया, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत बढ़िया प्रिया। सब आदमी वीडियो को लाइक कर देंगे और थोड़ा शेयर कर लेंगे अपने मित्रों के पास। थोड़े से आपके सपोर्ट की आवश्यकता है और आवश्यकता में आपको मदद करने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी मुझे ज़रूरत है, अतः आपकी मदद की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए, तो दो चर वाला वैसा समीकरण जिसमें चर का महत्तम घात एक होता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, दो चर यानी एक्स और वाई हो, ठीक है, लेकिन महत्तम घात क्या होगा, एक ही होगा, बराबर 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, या एक्स माइनस वाई हो सकता है ना, 0 भी हो सकता है, या 3x माइनस 4y इक्वल टू 5 भी हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू 6 हो जाएगा। कुछ समझ में, यानी x का पावर 1 होना चाहिए, y का पावर 1 होना चाहिए। कहीं डाउट हो तो बोलिएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कहीं डाउट आपको होगा। चलिए हम लोग सवाल बना के देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, किताब है आपके सामने, तो किताब रखिए सामने और इस सवाल को बनाइए। देखिए, कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और उससे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। देखिए, ऐसे जो भी सवाल होगा ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जानना है कि किससे कहता है, कौन कहता है, पहले ये जानिए। तो आफताब कहता है अपनी पुत्री से, तो आफताब का उम्र मान लीजिए x और अपनी पुत्री का उम्र मान लीजिए y। यहाँ लिखेंगे, माना आफताब का उम्र बराबर x और पुत्री का उम्र बराबर क्या हो जाएगा, y। पुत्री का उम्र हो जाएगा y। अब तब लिखेंगे प्रश्न से, तब क्या लिखेगा, प्रश्न से। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, x और y लिखा गया, ठीक है, x और y। अब यहाँ देखिएगा, ये आफताब है, यह इसकी बेटी है, आफताब और बेटी है। तो एक बात अब जान लीजिए,
अगर आज के डेट में, आज माने क्या, वर्तमान में, अगर वर्तमान में मैं अगर 30 वर्ष का हूँ, आज मैं अगर 30 वर्ष के हूँ, तो 5 साल पहले मैं कितने वर्ष का था? तो 25 वर्ष का था। आज मैं 30 वर्ष का हूँ, तो 5 साल बाद में कितने वर्ष का हो जाऊँगा? तो 35 वर्ष का हो जाऊँगा। मतलब पहले कहेगा, जैसे आज मैं 30 साल के हूँ, तो 5 साल पहले कितने साल का था? 25 साल का। यानी पहले कहेगा तो घटा लेंगे, तो 30 में से 5 घटाए तब ना 25 साल आ गया। अब बाद कहेगा तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जैसे आज मैं 30 साल का हूँ, तो 5 साल बाद कितने साल का हो जाऊंगा? तो 30 + 5 35 साल का हो जाऊंगा। चाहे आज मान लेते हैं राम 32 साल का है, तो 10 साल बाद कितने साल का होगा? तो 42 साल का होगा। बाद होगा तो जोड़ दीजिएगा, पहले होगा तो घटा लीजिएगा। जितना वर्ष बाद कहेगा तो जोड़ेंगे, जितना वर्ष पहले कहेगा तो घटाएंगे। रटा मार जाइए कि पहले जब भी देगा पहले, तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे, ठीक है, माइनस करेंगे। अब बाद शब्द जहाँ दिया होगा हम वहाँ क्या करेंगे? तो जोड़ेंगे, प्लस करेंगे। इस दो बातों को आपको क्या करना है? रट जाना है कि जब भी बाद कहे तो जोड़ दीजिए, पहले कहे तो घटा लीजिए। ओके मनोज, अंजलि कुमारी गुड इवनिंग। ओके गुड इवनिंग। ओके बहुत बढ़िया। काजल भी जुड़ गई है, गुड इवनिंग। अविनाश यादव भी जुड़ गए, बहुत बढ़िया। ओके बहुत बढ़िया। साहिल जी बोल रहे हैं पढ़ लिए थे लेकिन समझ में नहीं आया था। साहिल जी मेरे क्लास में रहिएगा ना, तो मैथ तो गर्दा उड़ जाएगा ना, मैथ समझ में आएगा ही आएगा, ना वाला बात नहीं है, आना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो ये जान गए कि बाद होगा तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे, और पहले होगा तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब यहाँ आते हैं, यहाँ आफ्ताब का उम्र मान लिए x, आप पुत्री का उम्र मान लिए y, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। पहले जानना है कि कौन कहता है किससे, तो आफ्ताब पुत्री से कह रहा था, तो आफ्ताब को x मानिए, पुत्री को y मानिए। अब आगे थोड़ा सा पढ़िए, यहाँ पढ़े 7 वर्ष पहले पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले आफ्ताब का उम्र भी 7 साल कम होगा, और उसके पुत्री का उम्र भी क्या होगा? 7 साल कम होगा। ऐसा कुछ तो थोड़े 7 साल पहले आफ्ताब 7 वर्ष कम था और पुत्री बेसी थी, ऐसा नहीं होगा। तो 7 साल पहले कह रहा था, दोनों में से 7 घटा लीजिए, इसमें से भी 7 घटा दीजिए, क्योंकि दोनों 7 साल पहले क्या था? 7 वर्ष कम उम्र का था, ठीक है। इसके बाद अब देखिए, मैंने 7 वर्ष पहले कहा तो दोनों में 7 घटा लिया। अब एक बात याद रखिए, आगे आप क्वेश्चन मत पढ़िए, बिना पढ़े आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ एक बात देखिए, पहले कहा तो मैंने 7 घटाया, और हमेशा याद रखिए क्वेश्चन चाहे कुछ भी कहे, अगर वो गलत भी लिखता है तो आप सही करके बनाइएगा। वहाँ लिख दीजिए दिया गया क्वेश्चन गलत है, कैसे मैं बताता हूँ। क्वेश्चन में कुछ भी दिया जाए, हमेशा एक बात याद रखिए कि पिता हमेशा बड़े होते हैं और संतान हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। अगर कह दे कि पिता की उम्र 30 साल और बेटी की उम्र 35 साल, तो ऐसा संभव नहीं ना है, तो क्वेश्चन में गलत कह सकता है। लेकिन आप हमेशा सही कीजिएगा, पिता हमेशा बड़े होते हैं, माता हमेशा बड़ी होती है, बाकी सब लोग छोटे होते हैं, छोटे उम्र के होते हैं, ठीक है। तो पिता का उम्र 10 गुना हो सकता है, बेटी का उम्र 10 गुना कभी होने वाला नहीं है, ठीक है। माँ का उम्र 5 गुना हो सकता है, लेकिन बेटी या बेटा का उम्र 5 गुना होने वाला नहीं। इस बात को हमेशा कॉन्सेप्ट के रूप में याद कर लीजिए कि बड़े सिर्फ माँ होते हैं, बड़ा भाई होता है, बड़े पिता होते हैं, और कोई बड़ा नहीं होता है। क्वेश्चन में अब सवाल बनेगा, अब मजा आएगा, ठीक है। चलिए तो आफ्ताब कह रहा था कि मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। कौन? यानी आफ्ताब, पिताजी 7 गुना थे, तो पिताजी कौन है? x हैं, तो ये 7 गुना है, मतलब ये 70 साल के हैं, तो ये 10 साल की है। मतलब मैं तुमसे 7 गुना हूँ, मतलब तुम 10 साल के हो, तो मैं क्या हूँ? 70 साल के हूँ, ठीक है। या तुम 5 साल के हो, तो मैं 5 7 35 साल का हूँ। आ समझ में? तो यह 7 गुना है। यह कौन 7 गुना है? आफ्ताब 7 गुना है। जब यह 7 गुना है तो हम इसको 7 से गुना करेंगे तब ना दोनों बराबर आएगा। अरे समझ में? इसको 7 से हम गुना कर देंगे तब ना दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 7 गुना है, तो इसको 7 से गुना कीजिए तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। अब इसको हल करेंगे, समीकरण हो जाएगा 1 में 7 इक्वल टू क्या हो गया? 7वां में 7 7 क्या हो गया? 49। 7वां को बराबर किधर ले लीजिए, ठीक है। तो बराबर किधर लीजिएगा तो कितना आएगा? x - 7y बराबर, या 7 उधर जाएगा ना, तो माइनस दूसरे का प्लस हो गया, 49 में 7 में 49 हो जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे तो आपका आ जाएगा कि x कितना आ गया? -7y बराबर क्या हो जाएगा? 49 में से 7 के कितना बचेगा?
तो -42 हो जाएगा। इक्वेशन क्या हो गया, 1 आ गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, एक समीकरण आ गया, एक और समीकरण आएगा। फिर देखिए फिर कहता है अब से 3 वर्ष बाद कहता है जोड़ेंगे ना, मैं कि तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तुम 3 गुनी। चलिए आगे बढ़ाते हैं, लिखिएगा पुनः, क्या लिखेंगे, जैसे x बराबर मैंने y यहाँ कर दीजिएगा। तो कहता है अब से 3 वर्ष बाद, तो बाद कहता है तो हम क्या करेंगे, 3 सब में जोड़ देंगे, इसमें 3 जोड़िए, इसमें क्या करेंगे 3। अब कहता है आफ्ताब कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे क्या हो जाऊंगा, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। देखिए कहता है ना 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो देखिए क्या करेंगे, 3 गुनी आयु का है तो कौन 3 गुना है, यानी यह आफ्ताब 3 गुना है, तो बेटी को 3 से गुना करेंगे तो दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो x + 3 बराबर क्या हो गया, 3y + 3 3 का 9, 3y बराबर किधर आएगा ना जी, तो x - 3y और 9 में क्या होगा, 3 उधर जाएगा, मतलब क्या हो गया, x - 3y बराबर कितना आ गया, 6 3। इक्वेशन 2 आ गया, है कि नहीं, समीकरण 2 आ गया। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो बोलिएगा, ठीक है। ओके, अभी प्रिंस जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया। नीतू भी जुड़ गई है, ओके बहुत बढ़िया। प्रेमराज हैं, सुमेर जी बहुत बढ़िया। आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, आपके जितने मित्र हैं शेयर कर लेंगे, और मेरे बताए गए मैथ को आप ध्यान से देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा, कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहेगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं जिस तरह मैथ पढ़ाऊँगा, कोई कन्फ्यूज़न रह गया तो पढ़ाना छोड़ दूँगा। अगर मैथ में कन्फ्यूज़न हो जाए तो मैं कभी मैथ नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये मेरा वादा है कि मैं गर्दा उड़ा दूँगा, ठीक है। चलिए, अब तो ये समीकरण आ गया। समीकरण कहता है समीकरण बनाइए, फिर कहता है ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो कैसे हल करेंगे, तो अब समीकरण 1 और 2 को लिखेंगे। अब समीकरण 1 से, ठीक है, पहले 1 को हल कर लीजिए। 1 से ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, 1 से हल करते हैं, फिर 2 से। ग्राफ बनाना था, समीकरण बनाना था, यहाँ पे आपका समीकरण आंसर हो गया, ठीक है। अब कहता है ग्राफ बनाएंगे, तो अब ग्राफ बनाने के लिए समीकरण 1 को लिखना पड़ेगा आपको, समीकरण 1 को देखना पड़ेगा क्या था। तो समीकरण 1 क्या है, यहाँ थोड़ा पन्ना पलट लेते हैं। क्या है, x - 7y = -42 है ना जी, -42। x - 7y = -42 कितना है, x - 7y बराबर क्या है, -42। अब इसका क्या करें, ग्राफ बनाने के लिए सारणी बनाना होता है। देखिए सारणी बनाएंगे, सारणी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं जब x बराबर 0 रखिएगा, ठीक है। चलिए मैं बता दूँ, क्वेश्चन में कहा समीकरण निकालिए, समीकरण मैंने निकाला। फिर कहता है ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी द्विघात 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाना होता है तो याद कीजिए ट्रिक है, एक बार x का मान 0 रखिएगा, एक बार y का मान 0 रखिएगा। हमेशा एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0। किस लिए, तो ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, x का मान 0 रखना है, तो यहाँ 0 का मान रखिए। जब x बराबर 0 तो क्या लिखेंगे, तो देखिए x का मान 0 हो जाएगा ना जी, यहाँ 0 हो जाएगा, 0 - 7y, 0 में क्या होगा 7y, माइनस कर देते हैं 7y बराबर क्या है -42। y का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, y बराबर -42/7, कितना होगा 7 6 42, 6 पर कटेगा ना जी। तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू 6 आ गया, बराबर क्या आ गया 6। तो यहाँ सारणी बनाई, तो अब क्या बनाइएगा, सारणी ऐसे बनाते हैं, ऐसे बना देंगे, x और y। x का मान क्या रखना था, एक बार 0, एक बार मैंने बताया y का मान 0 रखिएगा। जब x 0 रखे थे, देखो y तो हम लोग रखे ही नहीं, x का मान रखे सारणी बना दिया। 1 सेकंड रुक जाइए, मैं फिर से y का मान रख दूँ, थोड़ा सा घबराए नहीं, और नहीं घबराएं, न घबराना है न घबराना है, इसको चिन्ह पाड़ देना है। पुनः मैंने क्या बताया था, एक बार x का मान y, एक बार y का मान 0, एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0। तो y का मान 0 यहाँ रखिएगा। देखिए x - 7 × 0 करेंगे ना जी, तो क्या होगा x - 7 × 0 बराबर क्या है -42। 0 हो जाएगा ना ये, इसलिए x का मान क्या हो गया -42। अब सारणी बनाइए, अब सारणी बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे, अब सारणी हम लोग बनाएंगे। चलिए फटाक से सारणी बना देते हैं। सारणी बनाने के लिए ऐसे कीजिएगा, ऐसे खींच लीजिएगा, ठीक है। ऐसे मैं खींच लेता हूँ, ठीक है। ऐसे मैंने एक चिन्ह पाड़ दिया, अच्छा रहता है कि ऐसे चिन्ह हम लोग पाड़ लेते हैं, ठीक है। आप लोग भी ऐसे चिन्ह को भी पाड़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एक में x लिखेंगे, एक में क्या करेंगे y। हमने क्या बोला, एक बार x का मान 0 रखिएगा, एक बार y का मान 0 रखिएगा, ये ना बताया था मैंने। जब x का मान 0 रखे थे तो y का मान कितना आया था, y का मान देखिए हम 6 लिखे हैं, कहाँ दिमाग से
6, तो y का मान 6 आया था ना। और जब y का मान 0 हम रखे थे तो x का मान कितना आया था, -42 में। तो यहाँ क्या लिखिए, 42 साइड नहीं आ गया ना। चलिए कमेंट कोई किए हुए हैं तो 6 होगा। ओके ओके x 0 तो y 6, ठीक है साहिल, ठीक है 6 होगा, मैंने गलती से लिखा गया था y, घबराइए नहीं। ओके बहुत बढ़िया। आप सर वीडियो को शेयर करते रहेंगे ताकि बाकी आपके जो साथी लोग हैं वो जुड़ जाएं। तो देखिए सारणी आपको समझ में आ गया। तो जैसे मैंने एक समीकरण से सारणी निकाला, फिर दूसरे समीकरण यहाँ आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, x - 3y = 6, इसका सारणी बनाना होगा। ठीक है, x - 3y = 6। तो देखिए लिखेंगे पुनः समीकरण 2 से, लिखेंगे पुनः समीकरण 2 से कितना था, x - 3y = क्या है, 6 है ना जी। देख लीजिए कहीं कन्फ्यूजन ना हो, x - 3y = 6 है, देख लीजिए सामने 3y = 6 है। सेम पहले की तरह आपको लिखना है, एक बार x का मान 0 रखना है, एक बार y का मान 0 लिखिएगा। जब x बराबर 0 तो देखिए x का मान 0 रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा ना, इसलिए 0 - 3y = क्या होगा, 6, और y = क्या होगा, 6 बटा -3 होगा। तो देखिए 3 दूना 6 काटेगा कि नहीं, कितना आ गया, -2 आया। फिर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है यहाँ कर लेते हैं, और तब लिखेंगे पुनः जब क्या रखना है, y बराबर 0, तो y का मान 0 रखिए। तो यह 0 रखेंगे तो क्या होगा, इसलिए x - 3 गुना क्या होगा, 0 बराबर 6। तो 0 से गुना करेंगे तो 0 ना हो जाएगा जी। तो x माइनस क्या होगा, x - 0 = 6, इसलिए x का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा कि नहीं। अब सारणी बनाइए, अब क्या बनाएगा, सारणी बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ दूसरे पेज हम बनाएंगे, इसलिए यहाँ सारणी थोड़ा बड़ा बड़ा हम लिख देते हैं। चलिए थोड़ा जल्दी से सारणी मैंने बना दिया। x y है ना जी, x का मान 0, एक बार y का मान 0। जब x का मान 0 था तो y का मान क्या था, -2, और जब y का मान 0 था तो x का मान क्या था, 6 था। ठीक है, 2 सारणी हो गए। अब देखिए इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए फिर से हमको सेकंड पेज में आना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड पेज में हम ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए लिखेंगे ग्राफ, ये क्या लिखना है आपको, लिखना है ग्राफ। ठीक है, ग्राफ लिख देंगे, और ग्राफ लिखने के बाद आपको क्या करना है, पहले सारणी ड्रॉ कर लेना है। क्या करना है, 2 सारणी दिया गया था, दोनों सारणी को सामने रख लीजिए। आप लोग कॉपी में बनाएंगे तो कॉपी में दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं इसलिए दोबारा इसमें लिख देता हूँ क्योंकि मुझे बार बार पलटना पड़ेगा पाना को, इसलिए मैं दोनों बनाता हूँ ताकि आपको समझाने में आराम हो। आप कभी भी कतई 2 बार नहीं बनाइएगा। ठीक है, 2 बार नहीं बनाना है आपको, मैं आपको समझाने के लिए 2 बार बना रहा हूँ। ठीक है, ये प्रथम था ना जी, और दूसरा सारणी ये आपके सामने मैं बनाता हूँ। ये बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है, और कोई दूसरा नहीं। परीक्षा में ऐसा कुछ नहीं करें, डायरेक्ट सारणी डायरेक्ट ग्राफ बनाइएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए प्रथम को देख लीजिए। प्रथम में हम क्या थे, एक्स वाई तो था ही, एक्स वाई रहेगा ही, ये 0 और ये 0 भरना है। एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0। तो प्रथम सारणी को आप देखेंगे, देखिए प्रथम सारणी क्या था, y का मान 6 आया था, x का मान 42 था। ठीक है, तो इसको भर दीजिए, 6 42, ये 6 था और क्या था, ये 42 था, -42 था। दूसरा में क्या आया था, देखिए दूसरा ये था -2 y का मान, और x का मान 6 था, -2 था और 6 था। ठीक है, तो ये बार पलटना ना पड़े इसलिए मैंने बनाया। ठीक है, आप ऐसा मत कीजिएगा, दोबारा मत बनाइएगा। आ समझना है, ओके। बहुत लोग बना दिए, प्रिया भी बना दी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। प्रिया बना दी हैं, और फिर और रामजी कुमार यादव, बहुत बढ़िया राम जी, ओके वेरी नाइस। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ देखिएगा ध्यान से कैसे बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। पहले एक्स वाई 2 अक्ष लीजिएगा। ठीक है, बहुत आसानी से हम आपको बताएंगे, कहीं गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए ना तो गर्दा उड़ाते रहिएगा आप। ठीक है, एक ग्राफ को लेके अच्छा से आपको समझना होगा। ठीक है, जैसे इस तरह एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है ना जी, मैं 2 अक्ष ले लेता हूँ। ठीक है, एक्स अक्ष और एक्स डैश होता है, यहाँ वाई होता है, और यहाँ क्या होता है, वाई डैश होता है, बीच में क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब बनाने से पहले इसको थोड़ा एक बार ध्यान से देखना। देखिए एक्स का मान क्या, 42 को -42 को क्या है, आई तो बाकी तो 6 को तो आसानी से हो जाएगा। तो -42 क्या होता है, इधर प्लस में होता है, इधर क्या होता है, माइनस होता है, मतलब और थोड़ा सा इधर आना चाहिए था। लेकिन कॉपी में क्या 42 को हटेगा, नहीं हटेगा ना,
नहीं हटेगा तो क्या कीजिएगा, वहाँ का छोड़ दीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, बनाइएगा। तो आपको क्या करना है, शॉर्ट में ही यहाँ आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको बड़ा खींचते हैं, यहाँ से थोड़ा सा हम खींच लेते हैं, थोड़ा सा खींच दिए, थोड़ा सा बढ़ा दिए, ताकि लगे कि नहीं सबसे ये बड़ा है। और आपको 42 नहीं खींचना है, 42 को नहीं खींचना है, कम रखना है। देखिए यहाँ 42 है, वाई पर देख लीजिए 6 तक गया है, वाई पर गया है 6 तक। तो हम वाई पर पहले करते हैं। चलिए वाई पर हम किया 1 2, थोड़ा सा और बड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि देखिए 1 2 3 4 5 और क्या हो गया 6। नीचे माइनस होता है ना जी, -1 -2 -3 -4 -5। चलिए मैंने लिख दिया। वाई का मान मैक्सिमम क्या -2 और 6 तक गया है, ठीक है। एक्स का मान प्लस में 6 है तो इधर 6 तक घेर दीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए माइनस में जो एक्स का मान होगा ये 42 को, क्या यह 42 को हटेगा, नहीं हटेगा। तो क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, देखिए 1 -1 -2 -3 और 42 नहीं हट रहा है तो क्या किया जाता है, यहाँ डॉट कर दिया जाता है। क्या करेंगे, डॉट 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 कर दीजिए। और डॉट करने के बाद यहाँ आप मान लेंगे कि यहाँ क्या आएगा, -42 आएगा, ठीक है। ठीक है, इसके पहले भी एक दर्शा दीजिए ताकि देखने वाले को अच्छा लगे, 41 रहा। तो ऐसे आपको करना है, ऐसे आपको करना है। यहाँ क्या होगा, एक स्टेस आपका होगा, आए समझ में। अब देखिए, अब सवाल को हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ये तो ग्राफ में खींचने का ये रूल्स हो गया। अब देखिए यहाँ जब x का मान 0 है, x का मान 0 है तो y का मान क्या है, 6 है। x का मान 0 तो y का मान 6, तो 0 को छोड़िए, y का मान 6 पे आइए। 6 कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ आप क्या कीजिए, गोल कर दीजिए। यहाँ क्या कीजिएगा, गोल कर दीजिए। हमने गोल कर दिया। y का मान 0 है तो x का मान 42 है, तो -42 कहाँ आएगा, तो यहाँ आएगा। अब इन दोनों को आपको क्या करना होगा, मिलाना होगा। तो चलिए हम मिलाते हैं। यहाँ से किसी रेखा के द्वारा आप क्या करेंगे, मैच करा देंगे। चलिए मैं इसको मैच कराता हूँ, दोनों को ऐसे मिलाइएगा। ऐसे आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। ये मिला, देखिए तो मिल गया ना, ये दोनों मिल गया। फिर क्या कीजिएगा, दूसरे पॉइंट को देखेंगे। x का मान 0 तो y का मान -2 है, तो -2 y का मान यहाँ आएगा ना जी, यहाँ y का मान -2 आ गया। और y 0 तो x का मान प्लस में 6 है, प्लस में 6 कहाँ जाएगा, तो यहाँ जाएगा। यहाँ मैं गोल कर दिया। और दोनों को अब क्या करना होगा, आपको मिलाना होगा। चलिए मैं मिलाता हूँ, इन दोनों को मिलाएंगे ऐसे ऐसे। यहाँ मैच कर गया, इसको मैंने मिला दिया। देखिए थोड़ा सा नीचे आ गया ना, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहाँ आया, आ गया ना। तो इस तरह इसको मिला देना है और मिल गया। इस प्रकार ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ बन गया। तो यही सवाल को हल करना था और ग्राफ बनाना था। कहीं अगर कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कीजिएगा, सर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है। चलिए ओके, बहुत बढ़िया। कहीं दिक्कत हो तो बोलिएगा। अभी प्रिया बोले क्या हुआ, अंजलि कुछ नहीं हुआ। अंजलि कुमारी, बोरिंग क्लास लग रहा है सर, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाई है। अंजलि बोल रही क्लास बोरिंग लग रहा है। नहीं, बोरिंग नहीं लगेगा। देखिए बोरिंग तब लगता है जब समझ में नहीं आता है, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो बोलिएगा, फिर से बताएंगे। क्लास बोरिंग नहीं है, ये कहीं आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे, ठीक है। अंजलि घबराई नहीं, अच्छा लगेगा, आप ध्यान से देखिए। दूसरा सभी पढ़ाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। ये चैप्टर पहले खत्म हो जाने दीजिए, तब दूसरा सब्जेक्ट हम लोग चलेंगे। ये कहता है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद 1300 में खरीदे। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। यानी बीजगणितीय रूप में आपको क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ कोच ने क्या किया, 3 बल्ले और क्या करता है, 6 गेंद खरीदता है। तो बल्ला और गेंद खरीदता है तो आपको बल्ला मानते हैं, एक बल्ला का कीमत 100 रुपये मान लीजिए और एक गेंद का कीमत y रुपये मानेंगे। लिखेंगे माना एक बल्ला का कीमत 100 रुपया एवं एक गेंद का कीमत y रुपया है, ठीक है। एक बल्ला की कीमत 100 रुपया और एक गेंद का कीमत क्या है, y रुपया है, ठीक है। तब लिखेंगे
प्रश्न से, तो बनाइएगा प्रश्न से आप ध्यान से देखेंगे और हम लोग क्या करते हैं उसको बनाते हैं। अब यहाँ कहते हैं 3 बल्ला है, तो एक बल्ला की कीमत 1 रुपया, तो 3 बल्ला की कीमत क्या होगा 3x हो जाएगा, प्लस 6 गेंद तो क्या होगा 6y हो जाएगा ना। देखिए 1 रुपया ए होगा 1 रुपया, तो 3 हो गया क्या होगा 3x। एवं गेंद का एवं लिखा गया है, एक गेंद का कीमत y रुपया है, एक का y, तो 6 गो का गेंद का क्या हो 6y, कुल कितना है 39 रुपये का है, कुल है 39 रुपये का है। ठीक है, क्वेश्चन 1 हो गया। एवं और दूसरा देखिएगा, दूसरा कह रहा है उसी प्रकार के, फिर कहता है एक और बल्ला, यानी एक बल्ला और उसी पर 3 गेंद, तो एक बल्ला तो 100 है और 3 गेंद तो क्या हो जाए 3y कितना में खरीदता है, तो 1300 में खरीदता है, 1300 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। तो यही आपका क्या हो गया इक्वेशन आ गया। अब इसका ग्राफ आपको क्या करना है ड्रॉ कर देना है कि इसका ग्राफ क्या होगा। ठीक है, चलिए हम ग्राफ बना के आपको बताते हैं फटाक से। पहले क्या है 3x प्लस 6y = 39 है, तेजी में बनाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखना है, लिखना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या था 3x प्लस 6y = कितना था 3900 था ना, ये 3900 था। ओके, कोई कमेंट कुछ किए। सना परवीन जुड़ गई है, गुड इवनिंग सना, बहुत बढ़िया। आप लोग वीडियो को शेयर कर लेंगे, मज़ा आना चाहिए आपको। देखिए हम ग्राफ कैसे बताए थे कि एक बार x का मान जुड़ रखेंगे, एक बार y का मान जुड़ रखेंगे और सवाल को बनाएंगे। ठीक है, लिखेंगे जब x = 0, तो फटाक से देखेंगे, देखिए 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा टोटल, इसलिए क्या होगा 0 प्लस 6y = क्या हो गया 3900 हो गया। ठीक है, और जब आप y का मान रखेंगे तो 3900 बटा क्या हो गया 6 से कटेगा, 6 से कटा लीजिए, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। ओके, 1 मिनट रुक जाएंगे, थोड़ा सा एक मक्खी बैठ गई मेनू पर, इसलिए प्रिपेयर करने लगा। मैं दोस्तों बता दूं, कोई क्लास जो होता है ना बोरिंग नहीं होता है, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए। और जहाँ तक मैथ का सवाल है, अगर मैथ मेरी क्लास में रहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि बोरिंग लगेगा। बोरिंग तो तब लगता है जब समझ में नहीं आता है, और समझ में तब नहीं आता है जब आप समझने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर कोशिश किया जाए तो समझ में आएगा ही आएगा। दुनिया का ऐसा क्या है जो समझ में नहीं आएगा। कहा गया है कि अगर मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, तो आपको ठानना है। अगर समझने की ठान लें कि हमको समझना ही है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोकने वाला नहीं है। तो इस सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, 6 से कटाने, चलिए धीरे आराम से कटाएंगे ताकि आपको समझ में आए, घबराना नहीं है। खुद से काटिए ना होता है तो देखिए कैसे कटेगा। ठीक है, इस तरह भी नहीं समझ में आता है तो आप क्या करेंगे, कहीं 39 से यहाँ लिख दीजिएगा इसे, और 6 से क्या कीजिएगा भाग दीजिएगा, तो 6 आएगा 36 होगा, 3 आएगा, और 6 पे क्या होगा 30 होगा, कट जाएगा ना। तो एक गुजरिया तो एक गुजरिया उतार देंगे, कितना मरतबा कटा 650 मरतबा, देखा हो गया 650, यहाँ लिख दीजिए। तो y का वैल्यू कितना आ गया, y = 650 आ गया, आया ना जी। फिर क्या करेंगे, ये क्या रखे थे x का मान 0 रखेंगे तो y का मान आ गया। फिर किसका मान रखेंगे, जब लिखिएगा जब y = 0, तो देखिए यहाँ 0 रखिएगा तो 3x प्लस 0 = 3900, इसलिए 3x प्लस 0 = 3900। फिर 3 से भाग लगेगा ना जी, ट्राई कर दें 33 39, x पर क्या हो गया 1300 हो जाएगा, 1300 आ गया। अब xy का मान निकल गया, जब xy का मान निकल जाए तो क्या हो जाएगा आपका सारणी निकल जाएगा ना जी, इसलिए सारणी बना देंगे। चलिए हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसी में लिख देते हैं सारणी, हम इसी में बनाकर लिख देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ सारणी तैयार कर लीजिए ऐसे, यस ना। एक्स वाई 10 तो y का मान कितना आया था देख लीजिए 650 आया था, और y 0 तो x का मान क्या आया था 1300 आया था। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो y का 0 रखने पर x का मान ओके, बहुत बढ़िया प्रिया, वेरी नाइस, ओके समीर जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, यहाँ चिन्ह पार देंगे, ठीक है, और समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण
2 से, तो समीकरण 2 क्या था आप देख लीजिए यहाँ एक बार पाना पलट करके। x प्लस 3y इक्वल टू 13 से था ना जी, तो 13 से इसको हल करते हैं। तो समीकरण 3 से था x प्लस 2 से ना 3y इक्वल टू क्या है 1300, तो रखिएगा जब x बराबर 0 रखिए फटाक से, तो क्या हो जाएगा यहाँ 0 प्लस 3y होगा ना जी, 3y इक्वल टू 1300 और y इक्वल टू क्या होगा, y बराबर 1300 बटा 3 से भाग दीजिए, 1300 में 3 से डिवाइड कीजिए, कितना आता है फटाक से भाग दे के बताइए तो कौन कौन भाग दे रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं यहाँ ताकि यहाँ हट जाए। 1300 में 3 से भाग देना है, आप पॉइंट में मंगाइए, ठीक है। 1300 डिवाइडेड बाई क्या होगा 3 चौका क्या होगा 12, 1 0 3 3 का 9, 1 0 3 3 का 9, एक तो 0.3 आएगा, तो कितना आएगा भाग में 433.3 कर दीजिए, ठीक है। ओके, फिर लिखेंगे जब y बराबर 0 तो y 0 कीजिएगा, तो देखिए ये x 0 था, 0 हो गया, x y 0 तो y का मान 0 हो जाएगा ना जी, तो x प्लस क्या होगा 0 इक्वल टू क्या आ गया 1300, मतलब x का मान कितना आ गया 1300। और सारणी बनाइए, अब क्या बनाएंगे सारणी बनाएंगे, इससे बना देंगे x y, x 0 तो y का मान कितना था 433.3 आया था ना, y 0 तो x का मान कितना आ गया 1300 आ गया। अब ग्राफ बनाएंगे, चलिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया है। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर लेंगे, ठीक है, ज़रूर शेयर करेंगे, ज़रूर बच्चों को बताएंगे, ठीक है। आगे हम लोग क्या करते हैं इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। पहला क्या था 650 और 1300 था। चलिए पहले सारणी को हम क्या करते हैं यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसी दोनों सारणी की मदद से हम लोग ग्राफ को रेडी करेंगे, इसलिए मैं दोनों को यहाँ लिख डालता हूँ, 2 सारणी में बनाता हूँ। आप परीक्षा में दोबारा नहीं बनाइएगा, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। एक्स वाई, एक्स और क्या हो गया वाई, 1 0 तो वाई का मान कितना था 650 पहले मान था, ये 1300 था और ये 0 था, ये 0 था 433.3 था, ये 0 था तो ये 1300 ही था, ठीक है। चलिए अब ग्राफ बनाते हैं हम लोग। तो ग्राफ बनाएंगे तो क्या करेंगे, एक ठो लाइनिंग ऐसे खींच लेंगे, ऐसे खींच लीजिएगा सीधा लाइन, और एक लाइन ऐसे खींच लीजिएगा, ठीक है, ऐसे खींच लीजिएगा। और खींचने के बाद यहाँ क्या कीजिएगा x रखिएगा और यहाँ कर देंगे x डैश, यहाँ लिखेंगे y और यहाँ कर देंगे y डैश, ठीक है। बीच में 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है यहाँ देख लेना है। अब देखिए 1300 650 लेके जाना है, तो क्या इसमें 1300 पॉइंट ले सकते हैं क्या आप? मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ 1300 आप पॉइंट नहीं ले पाएंगे, तो क्या करें 10 के अंतराल में जाएंगे तभी 130 को पॉइंट जाएंगे, नहीं होगा तो 100 के अंतराल में लेके चलिए, 100 के अंतराल में जाएंगे तो मिल जाएगा। चलिए 100 के अंतराल में चलते हैं, तो क्या होगा, यानी सबसे ज़्यादा चाहिए x का मान चाहिए प्लस में 1300, तो चाहिए चलिए 100 के अंतराल में 100, फिर क्या होगा 200, फिर 300, थोड़ा सा 1 मिनट छोटा करके लिखते हैं तो अब जाके यहाँ ठेगा। पहला क्या था 100 था, दूसरा 200, फिर 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 तो आया लेकिन 1300 लास्ट में चला गया, ठीक है। चलिए उसका भी उपाय है, यहाँ 1300 आ गया, कितना आया 1300। थोड़ा सा ग्राफ को और इधर कर लेते हैं, कहीं घबराने की बात नहीं, सारी व्यवस्थाएं यहाँ की गई है, ठीक है। तो 1300 यहाँ आ गया, 1000 था, फिर 1100 था, फिर 1200 था, फिर क्या था 1300, ठीक है। अब आइए इधर x डैश में माइनस में तो कुछ था ही नहीं, माइनस में कुछ था ही नहीं, चलिए माइनस में तो है ही नहीं, तो फिर भी लिख देते हैं -100, -200, 2 3 को लिख दीजिए 300, और y पे चले जाइए। तो y में क्या 650 तक था, तो देखिए 100, आप लोग अपने से बनाइए ना, कॉपी बनाइए, बना के बताइए कि हमने बना लिया है। 500, 600 हो गया और 700 कर दीजिए, यहाँ नेगेटिव भी कर लेते हैं 1 2 को,
100, 200, 300 और 400। ठीक है, चलिए, तो यहाँ आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ जो दिया गया ना, ये जो दिया गया है, इसमें केवल ये दोनों पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव की जरूरत नहीं है। तो जब भी ग्राफ बनाइएगा ना, तो अगर ऐसा दिया होगा तो इसको मत रखिएगा, इसको रखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम लोग रख लिए थे। तो चलिए थोड़ा सा इसको खसका देते हैं। ग्राफ बन चुका है, आपका ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। 1 सेकेंड, थोड़ा सा उसमें बनाना है। ओके, चलिए यहाँ पहले आगे खसकाने से पहले मैं आपको बता दूँ सब मानक में। पहले x का मान 0 है तो y का मान 650 है। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, x 0 y का मान 650, तो इस दोनों के बीच में होगा ना, 650 पर चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ y का मान 0 तो x का मान 1300 है ना, तो 1300 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो यहाँ चिन्ह लगा दीजिए। दोनों को क्या कीजिए, मिलाइए, दोनों को मिलाएंगे ऐसे करके, एक लाइन से क्या कीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको हम मिलाएंगे। थोड़ा सा क्या करना होगा, इसको और ऊपर करना होगा। चलिए मिल गया, दोनों को मैंने मिला दिया। फिर एक और दिया दूसरा, देखिए कहता है y का मान 1300 है, तो 1300 पता है ही, x का मान 1300 है, और y का मान 433 है, 433। तो 400 से अधिक 500 कम, यानी इसी में होगा कहीं 433, तो यहाँ कर दीजिए और दोनों को मैच कर दीजिए। दोनों क्या कीजिए, मिलाइए, इसको मिलाएंगे, तो ऐसे मिला लेंगे, ऐसे हमने मिला दिया। ठीक है, तो इस तरह क्या हो गया, आपके ग्राफ कंप्लीट हो गए। ये क्या है, 1300 मैच कर रहा है। ठीक है, ओके, प्रिया बड़ी सर बन गया है। ओके, साहिल कब ही बन गया है सर। ओके, बहुत बढ़िया साहिल, अच्छा है कि आप लोग बना दिए। एक लास्ट क्वेश्चन, चलिए उसको हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा, अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कहीं डाउट होगा तो बोलिएगा। ठीक है, इसका ग्राफ कहता है ऐसे नहीं बनाना है, वो बनाना है तो ग्राफ आपके लिए है। का 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल्य किस दिन 160 था। तो सेव अंगूर तो मान लेंगे, यहाँ लिखना होगा माना, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, अच्छा रहेगा लिखने में। क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना 1 kg, माना 1 kg सेव है ना जी, सेव का कीमत 100 रुपया एवं अंगूर का कीमत y रुपया है, एवं अंगूर का कीमत y रुपया है। ठीक है, सेव का कीमत 100 रुपया और अंगूर की कीमत क्या हो गया, y रुपया माने हैं। अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेगा, प्रश्न से देखिए 2 kg सेव तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 1 kg अंगूर तो क्या हो गया, 1 y हो जाएगा। ठीक है, कितना रुपया है, तो 160 रुपया है। पूरा दूसरा कहता है 1 महीने बाद 4 kg सेव तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और 2 kg अंगूर तो 2y हो जाएगा। कीमत कितना है, तो 300 है। इन्हीं दोनों को क्या करना है, आपको हल कर देना है। क्या करना है, हल नहीं, बीजगणितीय रूप में लाना है। तो 2 समीकरण ये बीजगणितीय रूप आ गए हैं, इसको ज्यामितीय रूप में लाना है। ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है। तो शायद ग्राफ आप सिंपल जिससे बताए थे ना, उससे बना लेंगे। कहीं डाउट होगा तो बोलिएगा। x का मान 0 रखेंगे, y का मान निकालेंगे, एक y का मान 0 रखेंगे, x का मान निकालेंगे। ये आसान ग्राफ है। ठीक, कहीं अगर डाउट होगा तो बोलिए, मैं बनाता हूँ, कमेंट कीजिए कि सर बना दीजिए, तो हम बना देंगे। चलिए हम बना ही देते हैं। ठीक है, बनाते हैं। प्रथम समीकरण से पहले बनाएंगे। चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। क्या था समीकरण, 2x + y = 160। इसके बाद भी क्लास चलेगा, आप लोग भागिएगा नहीं। 2x + y = 160। क्या लिखना है, समीकरण 1 से लिखना है। समीकरण 1 से फटाक से लिखिएगा। 2x + y = क्या है, 160। जल्दी इसको बनाएंगे। देखिए लिखेंगे जब x पर y, डायरेक्ट आप सारणी बना सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, तो आपको समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा। सारणी बनाएंगे तो इससे सारणी कर देंगे ना। देखिए डायरेक्ट भी सारणी आप बना सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए ध्यान से,
जब एक्स का यहाँ क्या रखना है, एक्स रखना है, फिर क्या करना है, वाई करना है ना। जब यहाँ एक्स का मान आप जीरो रखिएगा तो एक्स जीरो हो जाएगा, तो एक्स बंद हो जाएगा, तो वाई का मान क्या होगा, 160 होगा। तो वाई का मान क्या रखिए, 160। जब वाई का मान जीरो रखेंगे, जैसे वाई जीरो हो जाए, खत्म हो जाए वाई, तो एक्स का मान क्या होगा, 2x पर 160, 2 से भाग लगेगा तो क्या 80 होगा। बोलिए, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा आ रहा है कि नहीं, पहले ये बता दीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं। आ रहा है ना, यस नो को जवाब दीजिए। ओके, बहुत बढ़िया। रितु कुमारी भी जुड़ गई है, रितु शर्मा, वेरी नाइस। समीकरण 2 को देखिए, समीकरण 2 को देखना है, लिखना है समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। 2 में देख लीजिए क्या था, 2 में आपका समीकरण सामने है, 4x + 2y = 300 था, 4x + 2y = 300, तो 4x + 2y = कितना है, 300 है। तो डायरेक्ट सारणी बनाना है, इसमें कुछ नहीं सोचना है, आप भी सीख जाइए डायरेक्ट सारणी बनाने के लिए। देखिए जैसे ऐसे सारणी बना देंगे, परीक्षा में भी ऐसे ही सारणी बनाया जाता है, ठीक, डायरेक्ट भी बना सकते हैं और चाहे तो मान रखें, एक बार एक्स का मान 0 रखें, तो x 0 कहने का मतलब एक्स खत्म हो गया, तो 2 से भाग लगेगा ना, तो 300 का आधा क्या होगा, बोलिए 150 होगा ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 150 लिखेंगे। जैसे देखिए एक्स का मान 0 रखिए यहाँ, तो एक्स वाला तोप दीजिए, तो 2 से भाग लगेगा तो 300, और वाई का मान 0 कीजिए, तो वाई का मान 0, तो वाई तोप दीजिए, तो 4 से भाग लगेगा ना, तो 300 को 4 जगह बांटेगा कितना होगा, 75 आएगा, 75 है कि नहीं, बोलिए। ओके प्रिया, यस सर, आ रहा है समझ में, ओके बहुत बढ़िया प्रिया। साहिल, यस सर, मान रखकर बताइए। ओके साहिल बोले मान रख कर बताइए। चलिए साहिल जी देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ देखिए, जब मान रखिएगा ना, यहाँ लिखिए जब x का मान 0, तो यहाँ 0 रखिए, 2 × 0 + y = 160 होगा ना, कहीं अलग रख लीजिए, 2 × 0 + y = 160 हो गया, तो ये तो 0 हो जाएगा ना, तो y का मान क्या आएगा, 160 आएगा ना जी, तो वही ना जो y का मान 160 रखिए, एक बार y का मान जब 0 रखिएगा तो y खत्म हो जाएगा, 2 से भाग लगेगा तो 180 आ जाएगा। आप कॉपी पर इसको हल कर लीजिए, ठीक है, कोई पर हल कर लीजिए। ओके ओके समीर जी, यस ओके। फिर देखिए जब यहाँ हम बता रहे थे, जब x का मान यहाँ 0 रखिएगा तो 4 × 0 करेंगे ना जी, 4 × 0 प्लस क्या होगा, 2y = क्या लिखते हैं आप, 300 लिखते हैं ना, तो यह क्या होगा, 4y, तो 4 0 खत्म हो गया ये, तो 2y = क्या होता, 300 होता, तो y = क्या आता, 300/2, तो 150 मतलब करता कि नहीं, तो y का वैल्यू आया कि नहीं 150, तो वही ना हम यहाँ लिख रहे थे 150, यानी जब x 0 होता है तो y वाले गुणांक से भाग दे दिया जाता है, डायरेक्ट इसको याद कीजिए, जब x 0 तो y वाले से मांग दीजिए, y का मान निकल जाएगा, y 0 तो x वाले से भाग दीजिए तो x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो यह सही तरह से जल्दी बनाने का आसान फॉर्मेट हो गया, आसान तरीका हो गया, ठीक है। चलिए तो ये बन गया आपका। अब आपको क्या करना है इसमें, अब आपको ग्राफ बनाना है, तो चलिए मैं ग्राफ कैसे बनाना है मैं बता दूँ आपको, यहीं पर ग्राफ में खींच देता हूँ, सिंपल सा। यस बना दिया जाए ग्राफ, ओके यस समीर जी यस बोल रहे हैं, यह मान रखे, ओके बहुत बढ़िया। चलिए देखिए ग्राफ में यहीं पे बना देता हूँ, और यहाँ ग्राफ बनाने के बाद देखिए कहीं माइनस वाला है नहीं है, तो माइनस वाला छोटा रखेंगे, प्लस वाला बड़ा रखेंगे, तो ऐसे एक लाइन यहाँ खींच दीजिए, ठीक है, और इसको थोड़ा सा और नीचे लाते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा और नीचे लाते हैं, और यहाँ जाते हैं, और एक लाइन में यहाँ से लाता हूँ, ठीक है, और यहाँ बीच में क्या होगा, 0 होगा, एक इसको क्या बोलते हैं, y बोलते हैं, नीचे वाले क्या बोलते हैं, y', इसको बोलते हैं x, और इसको क्या बोलते हैं, x'। माइनस वाला इसलिए नहीं रखे क्योंकि माइनस में है नहीं। अब देखिए y का मैक्सिमम मान 150 के 160 ही है, तो ऊपर 160, 10 का अंतराल लीजिए, 10, 20, 30, 40, 50, फिर आएगा आपका 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, फिर क्या होगा 170 भी हो सकता है। यहाँ चलिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे ही बढ़ते जाएगा इत्यादि। चलिए अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, हम लोग ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं ग्राफ कैसा हो रहा है, ठीक है। ओके प्रिया, यस सर बनाए, बहुत बढ़िया। देखिए प्रिया
एक्स का मान 0 तो वाई का मान 160 है ना, तो x 0 तो y का मान 160, तो यहाँ 160 आएगा, यहाँ 160 पर आपको क्या करना है, गोल कर देना है, ठीक है। और y 0 x का मान 80 है, तो 80 पर आपको क्या करना है, यहाँ गोल कर देना है, 80 पर गोल करना है। और दोनों को क्या करना है, आपको एक लाइन से मिला देना है। चलिए मैं एक लाइन से इस दोनों को मैच करा देता हूँ, ऐसे 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 मैच कराएंगे, ठीक है। और मैच करा, देखिए ये भाग गया तो उसको खींच कर इधर उधर कर देंगे हम। यहाँ आओ और थोड़ा सा इसको घुमाते हैं, दोनों को मैच कराना है, यस, थोड़ा सा और मैच घुमाते हैं। अब देखिए तो घूम गया, ये दोनों मिल गया, यहाँ ये मिल गया। हेलो, वेयर आर यू गोइंग, यू आर हियर, सो तो ये यहाँ मिल रहा है और ये क्या हो गया, यहाँ मिल रहा है। दूसरा को देखिए, दूसरा कह रहा है यहाँ x का मान 0 तो y का मान 150 है, तो 150 पर आप ले जाइए, यहाँ कर देते हैं, 150 यहाँ है। x का मान 75 है तो इसके नीचे आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को मैच कराना है, इन दोनों को मिलाना है, ठीक है। तो चलिए हम इसके समानांतर लाइन होगा, थोड़ा सा कटेगा ये, क्योंकि 5 और 10 4 है ना, थोड़ा सा ही कटेगा, थोड़ा सा तिरछा होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको तिरछा करते हैं, लेकिन ये जाएगा ऊपर जाएगा, ठीक है। चलिए तो ऊपर मैं ले जाता हूँ, इसको थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ लेके चले जाता हूँ, ऊपर चला गया, थोड़ा सा और नीचे आएगा, देखिए दोनों देखिए तो मिल गया है, यहाँ मिला है 75 पे और ये मिल रहा है 150 पे, तो ये मिल गया दोनों, ठीक है। और कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा, हमको नहीं लगता है कि मेरे क्लास में, वो भी मैथ वाले क्लास में कहीं दिक्कत हो, ठीक है। अगर आप मेरे क्लास में रोज़ाना बने रहते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि आप मैथ में सुपर करेंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है, वादा है। तो आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर देंगे और जो भी आपके रिलेशन में, मामा के यहाँ, फूफा के यहाँ, फूफा के यहाँ, सब जगह कॉल कर दीजिए, बता दीजिए कि प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर के द्वारा प्रज्ञा एजुकेशन चैनल पर एक बहुत ही बढ़िया बैच शुरू किया गया है 10th क्लास के बच्चों के लिए, जिसमें आप ज्वाइन कीजिए, पढ़िए, आपको बहुत मज़ा आएगा और मैथ आप घर बैठे सुपर तैयारी कर पाएंगे। और मैं दोस्तों बता दूं कि जो लक्ष्य 450 प्लस रखा गया उसका नाम चेंज करके कल हो जाएगा चेंज, लक्ष्य 480 प्लस हो जाएगा और निश्चित रूप से आप 480 मार्क्स लाएंगे। कैसे लाएंगे, क्योंकि अब सारे विषय की भी तैयारी धीरे धीरे कराई जाएगी, यानी जैसे मैथ चल रहा है 1 से 2 दिन में, कल या परसों से और सब्जेक्ट भी चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कुछ क्षणों के बाद अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।